4 जून 2024 को जब लोकसभा के नतीजे आए तो उसके बाद देश में एक नैरेटिव चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद एक भाषण भी दिया, उसमें वो काफी संयमित नजर आए और माना यह जाने लगा नैरेटिव के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल बहुत कमजोर रहने वाला है, कोई सशक्त फैसला नहीं ले पाएंगे और किसी के खिलाफ वो खुलकर स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन कल संसद का जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को कहा और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को कहा, उसके बाद एक लाइन में कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बैक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस वापसी में हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े माफिया सिंडिकेट को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है और स्पष्ट कर दिया है कि उनकी इस सरकार के तमाम फैसले तो होंगे ही, लेकिन इस दो माफिया कॉकस को, इस दो माफिया सिंडिकेट को, इस दो माफिया रैकेट को वो खत्म करके रहेंगे। कौन कौन से हैं वो दो माफिया रैकेट? पहला कांग्रेस पार्टी और दूसरा है हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड। अब कैसे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान में होने वाली हर घटना जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल होता है या मुस्लिमों का एंगल होता है, उन दोनों घटनाओं में ये दो जो गैंग और सिंडिकेट हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे वो संभल में हुई हिंसा हो या फिर कहीं पर हुई मॉब लिंचिंग हो या झड़प हो या शिमला में जो मस्जिद का विवाद है उस तरह की घटनाएं हो, इन तमाम चीजों की जड़ में अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो ये दो माफिया सिंडिकेट मिलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे जिस कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया प्रधानमंत्री के अंदर, उसके बाद अब उससे ओत-प्रोत नजर आ रहे हैं और जो भी उम्मीदें हैं बीजेपी के वर्कर्स की और बीजेपी के सपोर्टर्स की, उनको फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय, महत्वपूर्ण राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो बात की शुरुआत इतिहास से करते हैं। 18 फरवरी 2014 यूपीए 2 गवर्नमेंट, कांग्रेस का सिंडिकेट उसके अंत के दिन करीब आ रहे थे। उनको इस बात का अंदाजा हो चला था कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है और इसी में तारीख आती है जिसका हमने जिक्र किया। 18 फरवरी 2014 कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा में एक बिल लाया जाता है। बिल का मजमून यह कहता है कि वक्फ को और ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी। मुस्लिमों को अपीज करने के लिए और उनके नेताओं को खुश करने के लिए इस कानून में प्रावधान यह किया गया, जो प्रपोज किया गया, कि वक्फ के पास यह अधिकार और मजबूत किया जाता है कि उन्होंने जिन जिन जमीनों पर दावे कर रखे हैं, जिन जमीनों को वो चाहते हैं, उस पर वो कब्जा कर सकते हैं और किसी के भी कब्जे को अनाधिकृत बता दिया जाएगा। बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और उसके द्वारा इस कानून को, खतरनाक कानून को खत्म कर दिया जाता है। वक्फ बोर्ड को जाना जाता है इसलिए कि वो मुसलमानों की जमीनों पर एक तरीके से सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ये वक्फ का स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप नंगी आंखों से इसका सत्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट माफिया कोई है तो वो है वक्फ बोर्ड और उसमें मौजूद लोग रियल एस्टेट के असली जो डार्क हॉर्सेस होते हैं, जो खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, वो लोग हैं। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिंगल स्टेक होल्डर है इंडिया के लैंड्स के मामले में। तीसरी सबसे बड़ी जमीनों की मात्रा वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि डायरेक्टली इंडिया जो स्टेट है उसका पार्ट नहीं है, बल्कि एक तरीके से उसमें ऐड किया गया, बगल में चिपकाया गया हिस्सा है जिसका अधिकार यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है। तो इस काम को कांग्रेस ने आजादी से लेकर के और 2014 तक किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उसके खिलाफ लड़ते नजर आए। 2024 के जब चुनावी नतीजे आए, उसमें स्पेशली उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र से जो नतीजे आए, उसके बाद प्रधानमंत्री कमजोर नजर आए।
लोगों को यह उम्मीदें थी कि तीसरा कार्यकाल अगर मोदी को मिलेगा तो बड़े मजबूत होंगे, लेकिन नैरेटिव बन गया कि प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में यह कहने लगे कि भाई मोदी को हमने कमजोर कर दिया। लेकिन आया संसद का शीतकालीन सत्र और उसके पहले आए 3 राज्यों के मेजर विधानसभा के नतीजे। हरियाणा, जहां पर 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत ऐतिहासिक रूप से हासिल करते हुए अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी है और इंडिया अलायंस मजबूत हो चुका है, वो सरकार पर कब्जा कर लेगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले। ये लोग दहाई में पहुंच करके सिमट करके रह गए। जो एमवीए था, जो इंडिया अलायंस था, राहुल गांधी की जो ग्रुप गैंग था, और बीजेपी को बड़ा तगड़ा नतीजा मिला। और उसमें तीसरा नतीजा जो है वो उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए और बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली। उन सीटों को, जहां की लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी, उनमें से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की जीत ली, यानी इनडायरेक्टली उनके सांसदों को बीजेपी ने हरा दिया। इन तीनों राज्यों के नतीजों ने मोदी को कॉन्फिडेंस दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना कि अभी तो टाइम काफी बाकी है, अभी 4.5 साल की सरकार चलानी है और जलवा अगर कमजोर पड़ गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक डायलॉग था मिर्ज़ापुर की एक फिल्म, मिर्ज़ापुर के एक सीन में, उसमें पंकज त्रिपाठी ये कहते हैं कि लोग सम्मान नहीं करते हैं, डरते हैं, और डर की एक खासियत होती है कि वक्त के साथ वो खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी जिस पॉलिटिकल लेगेसी से आती है, उसमें जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है इनकी, बल्कि इनसे डरता है, क्योंकि इनके अंदर वो गट्स होते हैं। इस वजह से वो फैसले ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के मेजर पॉलिटिशियंस, योगी, मोदी, किसी के अंदर भी इस बात का डर है ही नहीं कि तुम मेरा बिगाड़ क्या सकते हो। इस वजह से इनकी जो इस इकोसिस्टम के ऊपर, जिसका जिक्र कई बार मोदी भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, और इसके अलावा कई बार वो अन्य मुद्दों की भी बात करते हैं, वक्फ बोर्ड, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, ये इंडिया के वो पावर हाउसेस हैं जिनसे टक्कर लेने की हैसियत किसी की नहीं है, और ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं। क्योंकि अब अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, फिर आखिर की हम बात करेंगे। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरा सबसे बड़ा माफिया अगर मुसलमानों के नजरिए से कहें, तो उसके माफिया के जो सिंडिकेट के लोग हैं, तालिब रहमानी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से भीख नहीं मांगेंगे, संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि मोदी के बीवी बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ताला इनके घर बसा दे। 75 साल का एक व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री है, जिसने राष्ट्र सेवा के लिए इन तमाम जो सांसारिक भोग और तमाम चीज़ें थी, उनकी अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन यही है, इसके लिए परिवार छोड़ा, उस व्यक्ति का ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है। दीन की हिफाजत करेंगे और देश की हिफाजत करेंगे, ये लोग बता रहे हैं। दीन और देश की हिफाजत जब हुई थी तो 1947 हुआ था। तनवीर हाशमी एक और व्यक्ति हैं, शरीयत में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा, टीपू की तरह कट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं, इस्लाम, अल्लाह व रसूल के कानून में दखल नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। इस तरह की बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने यह बता दिया है कि वक्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने के बाद बनाया गया है, गला घोंटा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और इंडियन प्रेम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन की, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी पर जेपीसी प्रधानमंत्री ने करवाई है और कहा है संतुष्टि पूर्ण रूप से होगा, सभी को संतोष दिया जाएगा और उसके बाद वक्फ माफिया को खत्म करके हम रहेंगे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो वापसी है जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कमबैक है, मोदी 3.0, जिसको कमजोर बताने का नैरेटिव चलाया गया, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर में वो गट्स नहीं रहे हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर में वो गट्स नहीं रहे हैं कि वो इतने बड़े माफिया सिंडिकेट के खिलाफ इकलौता लड़ाई लेने के लिए तैयार हो जाए। वक्फ बोर्ड, जिसमें पूरा जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और उस पॉपुलेशन को गिरवी पे रखने का ठेका जिन लोगों के पास है, जो रियल एस्टेट माफिया उसके जरिए बने हुए बैठे हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं। और रियल एस्टेट माफिया कितने पावरफुल होते हैं, इसकी हिस्ट्री पर कभी चर्चा कर सकते हैं। गांधी परिवार हिंदुस्तान में और कांग्रेस पार्टी के भीतर कितने भी कैलिबर के नेता हों और कितने भी पावरफुल, किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले राजा, महाराजा, अरबपति, खरबपति हों, उनको जमीन पर ला करके रख दिया। अगर आपको देखना हो तो अभी सुशील मोदी का पॉडकास्ट एक चैनल पर आया है, उसको देखें और उसमें वो व्यक्ति बताएगा कि वो जो मोदी फैमिली से आता है, एक पावरफुल फैमिली जो है, उसके बाद वो आईपीएल जैसी चीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा करके हिंदुस्तान का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनाता है, उसको कांग्रेस पार्टी
बर्बाद कैसे करती है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ाई लेने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। और उसका बहुत बड़ा वजह यह है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नतीजे, जिसके बाद मोदी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उम्मीद है वक्फ बोर्ड, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरदर्दी बना हुआ है और एक पैरेलल इकोसिस्टम और सिस्टम चल रहा है, पैरेलल गवर्नेंस का माध्यम बन गया है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का माध्यम बन गया है, मुसलमानों के उत्पीड़न की वजह बन गया है, उनको उत्पीड़ित और पीड़ित बना रहा है। इस समस्या को जड़ से मिटाने का काम, क्योंकि मोदी ने कहा भी है, अब जिस भी सेंस में कहा हो, कि जो अटकी हुई बातें हैं, अटकी हुई समस्याएं, उनको समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। और अब मोदी की वापसी इस बात का संकेत है, ये पूरा जो सिंडिकेट है ये आने वाले दिनों में हिल जाएगा और बहुत परेशान आपको नजर आने वाला है, और ये देश को भी बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए ज़रूरी है इन तमाम विषयों पर चर्चा करना। हम ऐसी चर्चाएं लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल के वीडियो में लेते हैं विराम। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।